माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको मैं बता रहा था कि पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, बहुपद चल रहा था हमारा। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद पहले जल्दी से मैं पोल के बारे में बता दूं। हर क्लास में आपको बताया जाता है पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं आपको पोल में क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से आपको पोल में आंसर करने नहीं जाना है, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखकर सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे। नीचे में इस कोने में आपको दिखेगा 3 डॉट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो एक्टिविटी का दिखता है, इस पर क्लिक करना होगा। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन है। अब आपको अगर आंसर लगता है बी, तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करके इस वोट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ वोटेड लिखा हुआ आता है, फिर आपका आंसर सबमिट होता है। और उसके बाद आपको पता है बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आओगे जहाँ पे क्लास चल रही होगी, है ना। तो इस तरीके से पोल में आंसर करना होगा जब भी मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दूं जिसके 4 ऑप्शन। ठीक है, सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, अगर गलती भी होगा तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, है ना। अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो उससे सीखोगे। आप कोशिश करना सही करने का, अदरवाइज फिर मैं तो उसको सॉल्व करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करना जरूर आंसर करने की। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, गुणनखंड करने सीखा था किसी भी बहुपद का या फिर किसी भी बीजीय व्यंजक का। और उसमें मेथड क्या था हमारा, पुनः समूहन विधि या फिर रीग्रुपिंग टर्म्स, है ना। मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, पुनः समूहन का मतलब क्या होता है, पुनः व्यवस्थित करना, मतलब फिर से अरेंज करना। तो काफी सारे क्वेश्चन से हमने डिस्कस किया था, और इसमें आपको पता है सर एक ही क्वेश्चन हो पाया था पोल में। तो आज के तो मैं बता रहा हूँ क्या हमारा फ्लो होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। जो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक का। फिर मैं कुछ और पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलो तो सीधे मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ी सी चीजें बस चेंज की गई है। ट्राई करो खुद से करने का, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई करिएगा, जो भी आपका आंसर लगता है आंसर जरूर करने की कोशिश करें आप लोग। बस बैठे नहीं रहना है, जब भी पोल दिया जाता है आपको कोशिश जरूर करना है। ठीक है, तो एम एक्स प्लस एन वाई, एक बहुपद लिखा गया यहाँ पर, एक पॉलिनोमियल लिखा गया एम एक्स प्लस एन वाई, है ना। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स। और इसको बोला जा रहा है कि इसको गुणनखंड करके लिखिए। तो देखो चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से करिए। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं हिंट दूं कि आपको क्या करना होता है कि आपको देखना है कि चारों में कुछ कॉमन है क्या। तो ये तो मैं हिंट बता दे रहा हूँ कि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, कोई भी हमारा सार्व गुणनखंड नहीं दिख रहा है। कोई भी ऐसा गुणनखंड ऐसा नहीं दिखेगा जो चारों में है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। सुटेबल टर्म्स का जोड़ा बनाइएगा। तो देखिए एम एक्स को हम किसके साथ लिखे और एन वाई को हम किसके साथ लिखे। ठीक है, कौन से टर्म का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे ताकि उस जोड़े में से कुछ कॉमन निकल जाए। ठीक है, चलिए तो अभी आपके लिए टाइम है, आप लोग ट्राई करो। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स। अच्छा, अटेंडेंस कम दिख रही है आप सभी की। और क्लास हमेशा रेगुलर करना है, कोई भी क्लास मिस मत किया करो आप लोग, क्योंकि सारी चीजें लिंक रहती है मैथमेटिक्स में। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स को गुणनखंड करना है। 4 टर्म है, दो दो का जोड़ा बना लीजिए। और देखो ये सारे क्वेश्चन आपको देख के नहीं पता चलेंगे क्या आंसर होंगे, आपको सॉल्व करना ही होगा, है ना। आपको अपने कॉपी पर सॉल्व करिए तभी जाकर सही आंसर आएगा। और बिल्कुल समय आराम से करिए। तो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड, और अभी भी कुछ बच्चे जोड़ रहे हैं। और हमेशा बस इतना कोशिश कर लिया करो कि क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, 20 सेकंड्स और लास्ट 20 सेकंड। इसको गुणनखंड करेंगे तो इन चारों में क्या ऑप्शन आएगा। देखो ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन आंसर एक ही सही है। ठीक है,
तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो आधे बच्चों का आंसर आए हैं, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आए हैं। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करिए, और अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो। 15 सेकंड रुकते हैं, जो भी आपको लगता है ना आप आंसर करिए। फिर मैं, अब गलती भी अगर होगा तो फिर यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, तो आपको उससे भी सीखने को मिलेगा कि आपने क्या किया और मैं उसको कैसे कर रहा हूँ। ऐसे ज्यादातर जो आंसर आए हैं सही आए हैं, अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही आए हैं। तो 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, और लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, अब ज्यादा समय नहीं है, जाइए पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। 3, 2, 1। चलो अभी देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन था इसको अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो किस तरीके से हमारा सही उत्तर आएगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इन चारों में कुछ भी कॉमन है क्या, चार टर्म है ना, एम एक्स एन वाई एम वाई और एन एक्स, टोटल चार टर्म है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो चारों जगह प्रेजेंट है। मान लो अगर मैंने एम को सोचा तो एम देखो दूसरे वाले टर्म में एम नहीं है, पहले वाले में एन नहीं है। एक्स अगर देखोगे तो दूसरे वाले में एक्स नहीं है और पहले वाले में वाई नहीं है, तो कुछ भी चारों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ा बनाऊंगा, और इसी को कहते हैं रीग्रुपिंग, मतलब पुनः व्यवस्थित या पुनः समूहन। तो आप क्या करोगे, एम वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए। आप बोलोगे सर पहला टर्म और तीसरे टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एम वाले टर्म को एक साथ लिख लो, एम एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, बाकी बात जो दोनों बच गए, एन वाई और एन एक्स, इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो एन वाई और एन एक्स, मतलब एन वाले टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो एन वाई और एन एक्स को मैं एक साथ लिखा। अब आप पहले दो टर्म को देखिए, अब यहाँ पर जो पहला दो टर्म दिख रहा है एम एक्स और एम वाई में कुछ कॉमन है क्या, बस इन दोनों में कॉमन देखिए। आप बोलोगे सर एम यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब एम इसका भी एक गुणनखंड है और एम इसका भी गुणनखंड है, तो एम को तो कॉमन निकाल सकते हैं ना पहले दो टर्म में से। तो पहले दो टर्म में से मैंने एम को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, आपने देखो यहाँ से एम निकाल दिया और यहाँ से भी एम कॉमन ले लिया, तो आपको दिखेगा एक्स प्लस वाई, ये एक्स दिखेगा और ये वाला वाई दिखेगा, तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब मुझे आप लोग ये चैट में लिख के बताओ कि एन वाई और एन एक्स में इन दोनों में क्या कॉमन है, बस तीसरे और चौथे टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये बताइए। ये इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपको एन दिखेगा और यहाँ पर भी आपको एन दिखेगा, एन वैल्यू। तो आप बोलोगे सर एन दोनों जगह पर है, मतलब एन दोनों ही का गुणनखंड है, तो आप एन कॉमन ले लीजिए। तो एन कॉमन ले लिया अगर आपने यहाँ से और यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर वाई प्लस एक्स बच जाएगा, ये वाला वाई और ये वाला एक्स बच गया, है ना, वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप सिंपली आप देखो एम इंटू एक्स प्लस वाई है, फिर प्लस एन, और देखो ये वाई प्लस एक्स जो लिखा हुआ था ना, इस वाई प्लस एक्स को मैं लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई, क्योंकि आप लिख सकते हो 3+2 को 2+3, लास्ट क्लास में बताया था, एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स, ए प्लस बी को बी प्लस सी। अब मुझे बताइए ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, एक हमारा प्लस का साइन है यहाँ पर एक एक्स प्लस वाई देखा और यहाँ भी एक्स प्लस वाई देखा, तो एक्स प्लस वाई को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दोनों जगह एक्स प्लस वाई आ गया, तो एक्स प्लस वाई को आप कॉमन ले लो, दोनों ही का गुणनखंड है। तो आपने अगर एम पहले वाले, अब इस वाले में देखिए एक्स प्लस वाई को आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो आपको यही एम दिखेगा, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एम बच जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। अब इस एक्स प्लस वाई को आपने कॉमन लिया था, यहाँ से भी तो एक्स प्लस वाई को कॉमन लिया था, तो बचेगा क्या यहाँ पर, बस एन बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एन लिख देंगे। तो एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस एन हमारा सही उत्तर होगा, और ये देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। समझ में आया, ये समझ में आया। लास्ट स्टेप को मैं थोड़ा और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप बहुत जल्दी से इसको लिख सकते हो, है ना, इसको आप बड़ा आसानी से इसको लिख सकते हो ऐसे कि आपने देखा सर एक्स प्लस वाई तो मुझे दिख ही रहा था दोनों जगह पर, तो एक्स प्लस वाई मैंने लिख दिया, और क्या बचेगा, यहाँ पर से एम और यहाँ पर से एन, तो आप बोलोगे सर एम प्लस एन लिख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर एम के साथ, हाँ बताइए। फिर मेरा ये ठीक था। अच्छा ठीक था ना, काफी बच्चों के सही थे, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो ऑप्शन नंबर, माइक बंद कर दिए। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एम प्लस एक्स है, बिल्कुल गलत है। यहाँ एम माइनस एक्स है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखो एक्स माइनस वाई था, एम माइनस एन था, तो माइनस का साइन कहीं नहीं आ रहा,
ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। ठीक है, काफी सारे बच्चों का सही था। जिनका गलत भी था वो मुझे बताइए अब समझ में आया या नहीं आया। जिनका गलत भी था आ गया ना। तो दोबारा से ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, अगर आपकी गलती हो गई थी तो आप प्रैक्टिस करना। कोई बात नहीं, गलतियां होती है, ठीक है, उसी से आप सीखते हो। ठीक है, तो फिर से प्रैक्टिस करना, खुद से आपका आंसर आ जाएगा तो आप सीख जाओगे। अगर डाउट होता है तो फिर से आप अगले क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो अपना डाउट जब भी। चलिए। अब देखो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बस इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, तो फिर से आपको वही टॉपिक दिख रहा होगा, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। कुछ भी नया नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपकी रिवीजन भी होगी। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसा किया था, है ना, रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं कुछ पोल का क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे बेस्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सीखेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, गुणनखंड करने के लिए बोला गया है 14 mm प्लस 14 + 4n + 49 m। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुपद लिखा गया। सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे कि इस बहुपद में या इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है, ये बता सकते हो आप लोग। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। 4, वेरी गुड। आप बोलोगे सर एक हमारा 14 mm, एक हमारा 14, दूसरा 4n, चौथा 49n, मतलब 4 पद है। अब इन चारों में कुछ भी कॉमन है क्या? इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको। आप कैसे चेक करोगे? देखो एक छोटा सा टर्म में देख रहा हूँ, मान लो 14 को मैंने सोच लिया। 14 क्या है, 2 × 7 है। देखो 2 सभी में है क्या? देखो यहाँ पर 49m का कोई भी फैक्टर 2 नहीं आएगा, और 7 4n में 7 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर कुछ भी हमें सभी में कॉमन नहीं दिख रहा। 4 कह रहे, 49 में 4 कहाँ आएगा? 49 में 4 नहीं आएगा ना, 49 को कोई भी गुणनखंड 4 नहीं आएगा। 49 का में 4 ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो 7 × 7 है ना, 7 × 7 है। संख्या की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं उसके गुणनखंड की। ठीक है, तो आपको दिखेगा सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन चारों टर्म में कोई सार गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा कैसे बनाएंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, पहले टर्म और दूसरे टर्म में देख रहा हूँ कुछ कॉमन है क्या। इसमें बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 14 सर। 14। आप बोलोगे सर 14 यहाँ भी है, 14 इसमें पूरा तो 14 ही है, तो आप बोलोगे सर 14 कॉमन है। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ा बना दोगे, देखो सही जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। आप अगर इन दोनों को जोड़ा बना लोगे, उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में एक कॉमन आएगा, और एक कॉमन लेके फिर आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसे नहीं जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर जोड़ा बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन याद करिए, लास्ट क्लास में हमने किया था। तो सही जोड़ा बनाने के लिए भी हमें सीखना होगा। तो इन दोनों में से तो कॉमन दिख रहा था, पहले और दूसरे में तो कॉमन दिख रहा था, लेकिन इन दोनों में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था। तो और कॉमन नहीं निकालेंगे तो फिर सेम ब्रैकेट नहीं आएगा, नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म को एक साथ लिख के देखते हैं। अब पहला और तीसरा को भी कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे 14 में भी 7 दिख रहा है, दिख रहा है ना, 14 में 7 × 2 कर देंगे 14 आ जाएगा। और 49 का भी गुणनखंड 7 है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर 7 दोनों का गुणनखंड है। तो मैं क्या करता हूँ, 14 mm को 49m के साथ लिख ले रहा हूँ। मतलब आप बोलोगे सर पहले को जोड़ा बना दिया इस वाले के साथ, तो इन दोनों को आप साथ में लिख लो। तो आप बोलोगे सर 14 mm + 49m को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो बाकी दो टर्म आपको दिख रहे हैं, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर एक हमें दिख रहा है टर्म 4n लिख दिया, प्लस 14 लिख दिया, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। इतना समझ में आया कैसे मैंने जोड़ा बनाया? बताइए, इतना क्लियर है? 14 mm + 49n को एक साथ लिखा, पहले और चौथे को मैंने जोड़ा बनाया, और दूसरा और तीसरा टर्म को मैंने जोड़ा बना दिया। अब यहां से आप कॉमन निकाल दिए। अभी आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन सभी को गुणनखंड करके लिखता हूँ। तो 14 को आप क्या लिखोगे, 14 को आप लिख सकते हो सर 2 × 7। ठीक है, प्राइम नंबर के रूप में लिखना होगा हमें। 14 को 2 × 7 गुना m × n। ठीक है, गुना m × n, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 49 को आप लिख सकते हो सर 7 × 7 गुना m। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 4 को क्या लिखोगे, 4 को आप समझिए लिख सकते हो 2 × 2 गुना n। ठीक है, तो 4n को लिखा मैंने 2 × 2 गुना n। और ये 14 जो है, इस 14 को लिख दो 2 × 7। ये समझ में आया सभी को? यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आपने क्या किया, इस 14 mm को मैंने लिखा 2 × 7 × m × n।
49m को मैंने लिखा 7 इंटू 7 इंटू एम, 4n को मैंने लिखा 2 गुना n, और 14 को मैंने लिखा 2 गुना 7। ठीक है, अब यहां पर इसको मिटाते हैं। अब यहां पर समझिए, आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे पहले दो टर्म में से। जो आपने इन दोनों को एक साथ लिखा था ना, इन दोनों में से आप पहले टर्म और दूसरे वाले टर्म में से कुछ कॉमन निकाल के देखिए, क्या क्या कॉमन निकलेगा। क्या ऐसा है जो 7 गुणनखंड है पहले दो टर्म में। आप देख सकते हो सर 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, मतलब 7 दोनों ही का गुणनखंड है। और भी कुछ है क्या 7 के अलावा? 7 के अलावा भी कुछ है? क्या है बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो। 7 इंटू एम M भी है, भी 2 है नहीं है। 2 कहां पर है? पहले दो टर्म देखना है, तीसरा टर्म को मत देखिए साक्षी। आपको दिख रहा है सर पहला टर्म और दूसरा टर्म में 7 कॉमन है और m कॉमन है। 2 नहीं है ना, 2 यहां पर है पहले में, लेकिन दूसरे वाले में 2 नहीं है ना, 2 नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7m, और 7 और m होने का मतलब 7 गुना m लिखना। तो आप बोलोगे सर नमस्ते जी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और m कॉमन है ना, तो आप बोलोगे सर 7m यहाँ भी है, 7m यहाँ पर भी है। तो आप बोलोगे सर 7m को मैंने कॉमन निकाल दिया। जो भी 7 गुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। 7m बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? देखो पहले वाले टर्म में से आपने अगर 7m को निकाला तो बचेगा 2n। यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर m दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये बचा हमारा 2n। 2 और n का मतलब 2n गुना हो जाएगा, तो 2n बचेगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। 7m को कॉमन निकाला दूसरे वाले टर्म में से, तो क्या बचेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर मैं प्लस के बाद क्या लिखूं? 7m को आपने जब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर यही 7 बच रहा है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 7, 2m प्लस 7। ठीक है, क्लियर है, 2n+7। चलो आगे बढ़िए। उसके बाद आपने ये दोनों टर्म को तो सॉल्व कर लिया, आगे के जो दो टर्म दिख रहे हैं है ना, अगला जो टर्म आपको दिख रहा है, इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन? 2 2। Two. वेरी गुड, आप बोलोगे सर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो तीसरे और चौथे टर्म में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। तो 2 को जब कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 2 को तो आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये 2n बचेगा ना, 2 इंटू एन। तो 2 इंटू एन करने का मतलब 2n, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, और इस 2 को तो आपने कॉमन निकाल दिया है, तो ये 7 बचेगा यहाँ पर, तो ये 7 बचा, 2n+7। अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है सर 2n+7 यहाँ भी है, 2n+7 यहाँ भी है, दोनों में सेम ब्रैकेट दिखा। तो मैंने इस तरीके से जोड़ा बनाया कि कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर 2n+7 को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये वाला 2n+7 और ये 2n+7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2n+7 कॉमन निकाल दिया दोनों में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से। 2n+7 को आप अगर कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, तो आपको बचेगा यहाँ पर 7m दिख जाएगा है ना, ब्रैकेट के बाद आप लिखोगे 7m प्लस यहाँ पर आपको दिखेगा 2। ठीक है, तो इसमें से भी आपने 2n+7 को बाहर निकाल लिया था ना, कॉमन निकाल लिया था, तो आपको बच जाएगा वहां पर 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब आप देख सकते हो सर हमने ये जो टर्म लिखा था 14mn+14 + 4n+49, इनको सॉल्व करते करते दो गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हैं। पहला गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड ये है। डाउट है बताइए, क्या डाउट है? सर ये लास्ट सेकंड लाइन से दोबारा बताना है, ठीक कॉमन है। कैसे मिला? वेरी गुड, चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, चलो आप माइक ऑन कर लो और मुझे बताओ 7m, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 7m इंटू 2n+7। सर ये निकला कैसे? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, पहले आप बताओ। इसको हम पढ़ सकते हैं ना 7m गुना 2n+7। ठीक है, यस सर। इसको क्या पढ़ सकते हो, प्लस के साथ के बाद 2 गुना 2n+7। ठीक है, तो मतलब पहला, इसको हम कह सकते हैं पहला टर्म, इसको हम कह रहे हैं दूसरा टर्म। इन दोनों टर्म में 2n+7 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन गुणनखंड है जो दोनों में है, जैसे आप समझो। sir. ऐसे आपको अगर मैं लिख दूं 5x प्लस लिख दूं, यहाँ पर लिख दिया 7, सॉरी, तो 5x प्लस लिख दूं यहाँ पर 10y, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ये 5x है और ये 10y को लिखोगे सर 5 गुना 2 गुना y, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है सर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ऐसा ही सोचता है ना, 5 दोनों जगह पर है। तो 5 दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकाल देंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब बच क्या गया, यहाँ पर x बच जाएगा
प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2y बच जाएगा, तो x प्लस 2y बचा। उसी तरीके से बस वही कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि 2n प्लस 7 दोनों ही जगह पर था, तो 2n प्लस 7 को हमने कॉमन निकाला। इस 2n प्लस 7 यहाँ से भी आप ले लिया, 2n प्लस 7 आपने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, मतलब दोनों जगह गुणनखंड था, तो उसको मैं बाहर लिख दूंगा ब्रैकेट के। तो आप बोलोगे सर 2n प्लस 7 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया। अब 2n प्लस 7 ब्रैकेट लगाएंगे, जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। अब समझिएगा कि 2n प्लस 7 को आपने अगर बाहर निकाल दिया, ये दो चीज गुना हो रखा था, 7m और 2n प्लस 7। 2n प्लस 7 को अगर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर ब्रैकेट में 7n बचेगा, ठीक है। प्लस इस वाले को भी आपने कॉमन ही निकाला है, दोनों में से तो कॉमन था ना, दोनों में सेम था तभी तो कॉमन आया, तो 2n प्लस 7 को कॉमन निकाला तो ये 2 बचेगा। अब समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। तो जो भी हमें क्या करना होता है, इसको मैं फिर से एक बार बस समराइज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, देखना यही है कि जो दो दो ब्रैकेट हमारा सेम दिख गया, 2n प्लस 7 और ये 2n प्लस 7, इन दोनों को आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल के लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। बाकी यहाँ पर 2n प्लस 7 को आपने कॉमन निकाला तो ये 7m बचेगा, और यहाँ से 2n प्लस 7 को निकाला तो 2 बचेगा, तो ये 7m प्लस 2 जो दिख रहा है हमें, ये दोनों दिख रहा है। समझ में आया? सभी लोग बताइएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप लोग? तो ऐसा क्वेश्चन पोल में भी दिखेगा और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी कोई भी स्टेप में तो बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस इसको रीग्रुपिंग किया, मतलब अरेंज किया, और कुछ इस तरीके से अरेंज किया। सही जोड़ा बनाने के लिए सीखना होगा, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, ठीक है। हमने इन दोनों को जोड़ा नहीं बनाया, इन दोनों को जोड़ा नहीं बनाया, पहले टर्म को चौथे से बनाया और दूसरे को तीसरे से बनाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, ax स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 2। 2 नहीं है, फिर से चेक करो। 3 सर। 3 है। 3 आप सर। बोलोगे सर एक ये वाला हुआ, दूसरा ये टर्म हुआ, तीसरा ये टर्म हुआ, 3 टर्म है ना। 3 टर्म है, प्लस या माइनस से अलग होता है, तो एक प्लस मुझे यहाँ दिख रहा है, एक प्लस यहाँ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, 3 टर्म। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा रीग्रुपिंग का नहीं है, यहाँ पर आप रीग्रुपिंग नहीं कर सकते क्योंकि 3 टर्म है, तो यहाँ पर आपको जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि सार्वगुणनखंड, जो याद करो मैंने पहले पढ़ा था सार्वगुणनखंड विधि, कॉमन फैक्टर मेथड। तो हमें देखना है कि कुछ ऐसा है क्या जो तीनों में कॉमन है, कुछ भी ऐसा है क्या जो तीनों में कॉमन है। तो इसके लिए हम हर एक टर्म को फैक्टराइज करके लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आपने पहले क्या किया, पहले वाले टर्म को दिखा सर ए एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको आप लिख दो ए गुना एक्स स्क्वायर, का मतलब आपको पता ही है एक्स को 2 बार गुना करना और गुना में वाई, ठीक है। तो ये मैंने ए एक्स स्क्वायर वाई को लिखा, प्लस बी एक्स वाई, दूसरे वाले टर्म को देखिए बी एक्स वाई स्क्वायर को, तो आप बोलोगे सर बी तो है ही, गुना तो एक्स है और वाई का वर्ग किया गया, तो वाई को 2 बार गुना करेंगे इस बार, फिर प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद आप तीसरे वाले टर्म को देखिए, तीसरा टर्म है सी एक्स वाई जेड, तो सी, इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सी गुना एक्स गुना वाई गुना जेड लिख देना है, ठीक है, सभी को गुना कर देना है। अब मुझे देखना है पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी ऐसा है जो सभी में कॉमन है, ये आप मुझे बताओ क्या है जो तीनों में कॉमन है। एक्स वाई। एक्स वाई, वेरी गुड। चलो इसको मैं दिखा दूं। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक्स यहाँ पर भी दिखा, एक्स यहाँ भी दिखा और एक्स इसमें भी दिखा, मतलब तीनों टर्म में एक्स दिख रहा है। वाई मुझे इस वाले टर्म में भी दिख रहा है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी वाई दिख रहा है। जेड दिख रहा है क्या तीनों जगह पर? देखो तीसरे टर्म में तो जेड है लेकिन पहले दूसरे में जेड नहीं है, तो आप बोलेंगे सर एक्स वाई, और एक्स कॉमा वाई नहीं लिखते, आपको बोलोगे सर जितना भी कॉमन फैक्टर दिखता है सभी को गुना कर देते हैं, तो एक्स वाई कहने का मतलब एक्स इंटू वाई कहने का मतलब एक्स वाई। तो आप कॉमन क्या निकालोगे, सार गुणनखंड जो दिख रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा। कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाएंगे, हर बार हम लोग यही करते हैं, जब भी आप कॉमन लगाते हो निकालते हो ब्रैकेट लगाते हैं। अब मुझे बताइए पहले टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, इस एक्स को और इस वाई को तो आपने कॉमन निकाल दिया, बच क्या गया ब्रैकेट के अंदर? ए एक्स सर। ए एक्स। बोलोगे सर ये वाला ए और ये वाला एक्स तो बच गया ना, और ए और एक्स के आने का मतलब ए और एक्स गुना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताइए अगले वाले टर्म को देख के बताइए, यहां से आपने एक्स और वाई को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, ये बी दिख रहा है मुझे,
BY और ये y दिख रहा है, तो बी वाई कहने का मतलब b और y को गुना करना और बी वाई लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा देंगे। और अगले वाले को देख के बताइए मुझे यहाँ पर क्या कॉमन मतलब बच जाएगा। एक्स वाई को तो आपने कॉमन निकाल दिया, तो ये CZ दिख रहा है सी और जेड, CZ तो यहाँ पर लिख दोगे सी जेड। ठीक है, तो इस वाले का आंसर क्या आया, एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अच्छा, यहाँ पर हमें कैसा पता चलेगा कि हमने गुणनखंड कर लिया, आंसर यही होगा। देखो यहाँ पर तीन टर्म थे जो प्लस के साथ जुड़े हुए थे, है ना, प्लस प्लस करके लिखे गए थे। अब हमारे पास दो टर्म दिख रहा है, एक्स वाई और ये दूसरा गुणनखंड दिख रहा है, ये दोनों के बीच में कैसा है, आप बोल सकते हो ना सर एक्स वाई गुना ए एक्स। लिखना नहीं है ऐसा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है, गुना हो रखा है, मतलब एक गुणनखंड में एक्स वाई दिखा और एक गुणनखंड में ये दिखा। ठीक है, समझ में आया। तो आप कह सकते हो हमने क्या किया, यहाँ पर गुणनखंड कर लिया, हमारा आंसर यही वाला है। समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कर लोगे सभी लोग। तो ये देखिए दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, सभी को ट्राई करना है। देखो कोई भी बैठे नहीं रहेगा जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल। सर इसका आंसर क्या अच्छा, आया? किसी डाउट है क्या, किसका? अच्छा, सर इसमें इसी डाउट का। है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर आ गया। तो ओके यहाँ पर सर। आपने क्या किया, हमारे पास तीन टर्म थे जो प्लस के द्वारा जुड़े हुए थे, है ना, एडिशन करके लिखे हुए थे। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, अब हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई गुना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक्स वाई है, फिर गुना है, फिर ए एक्स है, फिर बी वाई है प्लस सी जेड है। मतलब हमें दो क्वांटिटी दिख गया, एक एक्स वाई और एक ये वाला ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों आपस में गुना हो रखा है, मतलब ये दो गुणनखंड दिख रहे हैं हमें। तो हमने क्या किया, इसको गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइज किया है। समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बस हमने क्या किया, एक्स वाई को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर जो बचा हमारा आंसर। क्लियर, बताइए। चलिए, तो कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर पोल पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन जो है जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फैक्टराइज करना है, रीग्रुपिंग करके, मतलब सही जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, चैट बंद है। इस क्वेश्चन को करने में डेफिनेटली आपको समय लगेगा, बिल्कुल समय दिया जा रहा है। ठीक है, आराम से करिएगा। सर माइक बंद मत करना। हाँ, माइक नहीं बंद है, बिल्कुल माइक नहीं बंद है। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। देखो माइक जनरली कभी आपका बंद नहीं किया जाता है ना। हाँ, कभी कभी अगर क्लास डिस्टर्ब होती है उसी वक्त आपका माइक बंद करते हैं, अदरवाइज माइक कभी नहीं बंद होगा। ठीक है, तो 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। अब यहाँ पर आपको एक मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप अगर चारों टर्म में अगर कुछ कॉमन देखना चाहोगे, कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जो सभी में कॉमन है, तो सार्व गुणनखंड कुछ नहीं मिलेगा, मतलब एक तो मिलेगा, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर एक नहीं मिल रहा तो इसको आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए। देखो सही जोड़ा बनाना बहुत जरूरी है। आप देखो, क्या हम पहला को दूसरे के साथ जोड़ा बनाएंगे, क्या हम पहला को तीसरे के साथ जोड़ा बनाएंगे, या पहला को चौथे के साथ जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यही आपको डिसाइड करना, यही लर्न करना, यही सीखना है आपको। ठीक है, कि सही जोड़ा हम लोग कैसे बनाते हैं। आराम से सॉल्व करिए, बिल्कुल अभी समय है आपके पास। ठीक है, और सही जोड़ा अगर आपको पता चल जाता है तो फिर आपको पता है ना, उसको हर एक टर्म को आप फैक्टराइज करिएगा, हर एक टर्म को गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, कुछ कॉमन निकालिएगा दोनों का जोड़ा बना के। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेप्स मैंने बताए फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा। और हाँ, आंसर ऑप्शन देखो बहुत ज्यादा सिमिलर से है, आंसर बहुत ज्यादा मिलते जुलते से है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप सॉल्व करिए ध्यान से, जो भी आंसर आपको लगता है ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिए,
देखने में तो सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कोई भी दो ऑप्शन एक ही नहीं है, सारे अलग अलग ऑप्शन है। एक ही आंसर सही है इसमें। ठीक है, और इस वाले चैप्टर की मतलब ये जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसको प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करना, अगर मान लो आपकी गलती भी हो जाती है ना, तो फिर से आप करने की कोशिश जरूर करना क्लास के बाद। सर इसका आंसर क्या आया है? अब ये तो अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया, अभी आपको करना है, ठीक है, अभी आप कर लो, फिर थोड़े देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पोल में आंसर करिए, जो भी सॉल्व कर रहे हो बैठे मत रहिए, इसको सॉल्व करिए, जाकर पोल में आंसर करिए, थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी। 15 PQ प्लस 15 9Q प्लस 25P। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सही जोड़ा बनाइएगा, फिर आप उन जोड़ों में से कुछ कॉमन निकालिएगा, ठीक है। अभी क्लास में जितने बच्चे हो आधे बच्चों का आंसर आया है, तो अभी और रुकते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन में हो सकता है समय लग रहा है, तो 30 सेकंड और रुक जाते हैं, 30 सेकंड और रुकते हैं। और जो बच्चे कर दिए हो बस वेट कर लीजिए, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का आंसर आना जरूरी है। काफी बच्चे ऐसे हैं आपके क्लास में जो अभी सॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। 25 सेकंड, 25 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 25 सेकंड में बहुत होता है, अगर नहीं भी आया तो इसका मतलब नहीं कि आप हड़बड़ी में आंसर करोगे, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया है यहाँ पर। हालांकि कुछ का आंसर गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसी गलतियों से आप सीखोगे, ठीक है, इन्हीं गलतियों से आप सीखते हो। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है अब। चलिए अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड का इसको कमेंट करूंगा और इसको डिस्कस करेंगे। अच्छी बात है कि आप ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया है। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो अब देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है। तो यहाँ पर काफी मिक्स आंसर आ रहे थे, मतलब कुछ को लगता है ऑप्शन सी और कुछ को लगता है डी, ज्यादातर आंसर सी या डी में आए हैं। देखते हैं क्या आंसर हमारा सही होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ सकती है। अगर सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे ये पता है कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कैसे पता चला? देखो 15 को मैंने सोचा 5 दिया 15, या फिर ऐसे सोच लो ये 15 क्या है, दूसरे वाले टर्म को देखिए, इस 15 में क्या क्या गुणनखंड है। आप बोलोगे सर 5 और 3, 5 गुना 3 है ना, बस 5 और 3 है। 5 क्या सभी का गुणनखंड है? देखो 9Q एक तीसरा टर्म है जिसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है, 9Q का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं आएगा ना। 9 को तो हम 3 गुना क्यों लिखेंगे, 5 नहीं आएगा। फिर मुझे एक टर्म दिख रहा है 25P, 25P को आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुना P मन में सोच सकते हो, तो वहां पर 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 7 गुणनखंड तो एक ही होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सभी में कॉमन है ना। 7 गुणनखंड पूरे में तो कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसका हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। जोड़ा कैसे बनाएंगे? आपने देखा कि सर पहले वाले में 15 दिख रहा है और दूसरे वाले में भी 15 दिख रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं सर इन दोनों को जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ा बना लोगे ना, यहाँ पर देखो आप गलती क्या कर सकते हो। आपने अगर पहला और दूसरा का जोड़ा बना लिया तो 15 तो कॉमन दिख जाएगा, लेकिन फिर यहां से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा, तो एक कॉमन मिलोगे तो उससे आप उसका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको 9Q+25P सेम फैक्टर नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग पहला और दूसरा का जोड़ा नहीं बनाते, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हम नहीं बनाते, तो किसका जोड़ा बनाए? यहाँ पर कोई बता सकता है मुझे किसका आपने जोड़ा बनाया? पहला का मैं जोड़ा किसके साथ बनाऊं? 15PQ का जोड़ा किसके साथ बनाऊं?
देखो 25 या पी के तो साथ। वेरी गुड 25 पी के साथ बना लो, या फिर आप 9 क्यू के साथ भी बनाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि सर पी दोनों ही जगह पर है, साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों जगह 5 है, 1 और 4। वेरी गुड, 1 का 4 के साथ बना लिया, मतलब पहले टर्म को चौथे के साथ बना लिया, क्योंकि दोनों में 5 भी दिख रहा है। 5 3 15, 5 5 25, ऐसे भी सोच सकते हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 15 पी क्यू, जिसका जोड़ा बनाया 15 पी क्यू का 25 पी के साथ, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस उसके बाद आप बोलोगे सर हमें क्या लिखना है, इन दोनों को एक साथ लिख दो। तो इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 15 प्लस 9 क्यू, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एक टर्म या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लोगे आप, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको पूरा फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको समझिएगा, आप 15 को लिखोगे 5 गुना 3, 5 गुना 3, और पी क्यू को लिखोगे पी गुना पी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। इस 25 को मैं दूसरे वाले टर्म को लिख रहा हूँ, दूसरे वाले टर्म को लिखोगे सर 5 गुना 5 गुना पी। ये समझ में आया सभी को, 25 पी को लिख दिया 5 गुना 5 गुना पी। अब आगे बढ़ते अगला टर्म को देखते हैं 15, तो 15 को आप लिख दोगे 5 गुना 3, 5 इंटू 3, और आगे मुझे दिख रहा है सर 9 क्यू, तो 9 क्यू को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू क्यू। और देखो प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तो इस वाले जो स्टेप मैंने अभी लिखा है ना, अभी ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आप इस बिना इस स्टेप को लिखे हुए भी कर सकते हो सर, ठीक है। यहां पर से मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे पहले दो टर्म में कॉमन दिख रहे हैं, मुझे बताओ कि पहला दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सात गुणनखंड क्या है, तो 5 आप और पी। वेरी गुड, आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, 5 इसका भी गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है, पी इस वाले में भी दिख रहा है, पी इस वाले में भी दिख रहा है, तो मतलब 5 और पी। अब 5 और पी लिखने का मतलब 5 पी है ना, तो आप 5 पी को कॉमन निकाल दोगे, तो 5 पी मैंने कॉमन निकाला। अब 5 पी को कॉमन निकाला तो बचा क्या, पहले वाले टर्म को देखिए 5 पी को आपने कॉमन निकाला इस 5 और पी को, तो आपको बचेगा यहाँ पर 3 क्यू है ना, 3 और क्यू, तो 3 और क्यू कहने का मतलब 3 क्यू लिख दोगे आप, 3 क्यू, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब दूसरे वाले टर्म को देखिए 5 पी को तो आपने कॉमन निकाल दिया इस 5 और पी को, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है बस 5, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 5, समझ में आया। 5 पी को मैंने कॉमन निकाला तो बचा 3 क्यू प्लस 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ी चीजें मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखते रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे, है ना, ये सारी लिखने की जरूरत है, ऐसे सर्किल करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने क्या किया, 5p को कॉमन निकाला, 5p को मैंने कॉमन निकाला तो 3q प्लस 5 बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इस रेड वाले में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो बस 3 दिख रहा है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 को आप कॉमन ले लो, तो 3 को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5, ये 5 दिख जाएगा, प्लस का साइन था यहाँ पर, प्लस का साइन लगाया, और इस 3 को आपने कॉमन लिया तो ये बचा 3q, ठीक है, तो आपको बचेगा 3q, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर इस 5p को तो 5p ही रखो, इसको लिख दो आप 5 प्लस 3q, है ना, इसको 5 प्लस 3q लिख सकते हो, या फिर 3q प्लस 5 है इसको लिखो, और अगले वाले को 3q प्लस सेम लिख देना है बस। तो यहाँ पर मैंने 5 प्लस 3q लिख दिया। मैंने क्या किया यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे थे उसको सेम बना दिया, मतलब आपको पता सर a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस ए लिखे, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो उसमें ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको दिख रहा है सर इस वाले को 3q प्लस 5 को बस मैंने चेंज करके लिख दिया 5 प्लस 3q, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे फायदा क्या हुआ कि अब हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम दिखने लगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, बताइए, ये वाला को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, 5 प्लस 3 को कॉमन निकालोगे ना तो आपको मिलेगा सर, अब इन दोनों टर्म में से अगर मैं 5 प्लस 3q को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, इस वाले को आपने कॉमन निकाल दिया, इतना को आपने कॉमन निकाल दिया है, तो आपको यहाँ बच जाएगा 5p, तो ये बोलोगे सर 5p लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, इस 5 प्लस 3q को आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ये वाला 3 बच जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 3, तो ये कहाँ पर दिख रहा है 5 प्लस 3q और 5p प्लस 3, ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो 5 प्लस 3q तो मुझे दिख गया यहाँ पर ऑप्शन डी में 5 प्लस 3q, और ये देखो 3 प्लस 5p है, तो 3 प्लस 5p को 5p प्लस 3 लिख सकते हैं ना, इसको तो हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, 5p प्लस 3 को 3 प्लस 5p भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन डी सही होगा, समझ में आया।
बाकी ऑप्शन चेक कर देते हैं कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 क्यू + 3 है। देखो 5 क्यू + 3 कहीं नहीं आया, तो ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस तो आएगा ही नहीं कहीं पर। 5Q + 3, देखो 5Q + 3 आया था क्या आपका? 5Q नहीं आया था, 5P + 3 आया था। ठीक है, तो 5Q + 3 नहीं होगा, तो आंसर क्या है? 5 + 3Q, 3 + 5P। ठीक है, सर तो ऐसे भी लिख सकते। हाँ बताइए। सर ये जो 15p क्या हुआ सर? इसको 25p के साथ ही करना जरूरी थोड़ा ना, इसको तो हम 9q के साथ भी कर सकते हैं सर, हाँ और बिल्कुल दोनों कर इसी सकते के हो, वही मैं मतलब। हाँ बिल्कुल, आप इसके साथ भी अगर जोड़ा बनाओगे तो आंसर यही आएगा। तो वो भी करके दिखा दूं क्या? चलो उसको भी करके देख लेते हैं। पहले ये वाला का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दो दो मेथड मिल जाएगा। इससे मैंने किया तो क्या आया हमारा? 5 + 3Q और 3 + 5P। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को बस अरेंज करके लिख दिया। अब आपने देखा कि सर ऐसे सॉल्व किया तो ऑप्शन डी आया। अब आपका डाउट हो सकता है सर हम इसको तो इसके साथ भी जोड़ा बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था 5PQ + 9Q। मैं इन दोनों को जोड़ा बना दिया, एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 15 + 25P। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पर मैंने लिखा 25P। तो देखते हैं इससे सॉल्व होता है कि नहीं। मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ा बना दूं और इन दोनों को जोड़ा बना दूं तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या अलग आंसर आएगा? नहीं, वही वाला आंसर आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है सर? 15 और 9 में। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूं इसको बिना फैक्टराइज किए हुए। अगर आपसे सोच सकते हो 15 में और 9 में क्या कॉमन है, आप बता सकते हो? 15 और 9 में ऐसा सर कौन सा 3। नंबर है जिस 3? आप कह सकते हो सर ऐसा 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, और 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 15 और 9 दोनों आता है। तो हम क्या करेंगे? चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, अदरवाइज कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभी के लिए 5 × 3। चलो यहाँ पर मैं पूरी चीजें लिख दे रहा हूँ। फिर प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस वाले स्टेप को आप फिर छोड़ सकते हो, मतलब आप बिना इस स्टेप को लिखे हुए आंसर कर सकते हो। 5 × 3 × P × Q। ठीक है, पहले वाले को मैंने लिखा। फिर 9Q को आप लिखोगे सर 3 × 3 × Q। ठीक है, 15 को आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा हमारे पास 5 × 3, और ये 25P को लिख देंगे सर 5 × 5 × P। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना, 5 × 5 × P। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है सर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है। तो मैं 3Q को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, मैंने क्या कॉमन निकाला? 3Q को। 3 और Q था ना, तो 3Q को कॉमन निकाला। 3Q कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर आपको 5P बचेगा। 5P प्लस 3Q को आपने कॉमन निकाला तो बचा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। क्लियर है इतना? इतना क्लियर? ठीक है, आगे यस इसके सर। आगे करते हैं, अगला दो टर्म को देखते हैं। तो अगले दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, बस 5 है, 5 के अलावा कुछ नहीं है कॉमन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। 5 कॉमन निकालो तो क्या बचा? इस वाले टर्म में से आपने अगर 5 कॉमन निकालो तो 3 बचेगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 5P बचेगा। ये समझ में आ रहा है? 3 + 5P कैसे लिखा? तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आपको और क्लियर दिख जाएगा। समझ में? आपने बोला सर यहाँ से 5 निकाला, यहाँ से 5 निकाला, तो 5 अगर कॉमन निकाले तो क्या बचा? 3 और ये 5P। क्लियर? अब इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। आपने लिखा सर 3Q, इस 5P + 3 को आप लिख दो 3 + 5P। ठीक है, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट के सेम मिल जाए मुझे, 3 + 5P। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे सर ये 3 + 5P यहाँ भी है, 3 + 5P यहाँ भी है, तो आप कॉमन निकालोगे 3 + 5P। और जैसे ही इसको आप इस ब्रैकेट को आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या? ये बचेगा 3Q + 5। तो आप लिख दोगे सर 3Q + 5। अब देखिए कौन सा आंसर आपको दिख रहा है। अब आपका आंसर बदल गया? नहीं बदला है, अभी भी वही है। आप यहाँ पर बोल सकते हो ना सर 3 + 5P को तो मैं 3 + 5P ही लिखूंगा, ये तो सेम है। और इस 3Q + 5 को हम लिख सकते हैं ना 5 + 3Q। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो अगर लिखा है x × y, तो इसको आप उल्टा लिख सकते हो ना y × x, मतलब इसको आगे और इसको पीछे। तो आपको दिख रहा है सर 5 + 3Q × 3 + 5P। अभी भी तो ऑप्शन डी है। समझ में आया? अभी ऑप्शन सी नहीं हुआ है। देखो ऑप्शन सी में 5Q है, जबकि आपके आंसर में कभी भी 5Q नहीं आया है, 5P आया है। 5 के साथ P गुना है, तो 5P कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो समझ में आया कि चाहे मैं जोड़ा पहले को चौथे के साथ बनाऊं तो भी आंसर आ जाएगा, पहला को तीसरे के साथ बनाऊं तो भी आ जाएगा,
लेकिन पहला और दूसरा को जोड़ा बनाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? देखो मैंने तो दो तरीके से सॉल्व कर लिया, दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब आपका काम यही है कि इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ था। ये चैप्टर ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सारा चीज बेहतर होते जाएगा आपका, उतना कम समय लगेगा, उतना कम स्टेप में आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और फिर भी डाउट होता है तो फिर उससे भी नहीं घबराना है, मैं हूं, पूछना डाउट आप। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी तो पूछ लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सर ये पुनः समूहन विधि तो नहीं करना है इसमें, है ना, क्योंकि तीन ही टर्म है। आप अगर टर्म को देखोगे तो सिर्फ तीन टर्म दिखेगा आपको। तो यहां पर आप क्या करोगे, सार गुणनखंड विधि जो सिखाया था, कोई भी चीज आपको भूलना नहीं है, एक क्लास पहले सिखाया था आपको कॉमन फैक्टर मेथड। तो आप देखिए कि इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, इन तीनों में कुछ कॉमन है। टर्म कितने, तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड वाई जेड स्क्वायर। तो पहले में आप क्या लिख लो, क्वेश्चन लिखकर आप सिंपली तो सबसे पहले ये लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, तीनों ही टर्म को आप फैक्टराइज कर लीजिए, है ना, इसके हर एक पद को फैक्टराइज कीजिए। पहले इस वाले को करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको, जो कॉमन दिखता है तीनों में उसको बाहर लीजिए, क्योंकि हम जोड़ा नहीं बना सकते, तीन टर्म है तो जोड़ा कैसे बनाओगे, दो का जोड़ा नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सात गुणनखंड विधि से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। चलिए, कुछ आंसर आ भी गए, वेरी गुड। और अभी तक जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है, कम आंसर आए, बहुत ही कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने लोगों का आंसर आए हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अभी एक आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, अगर गलती भी होता है तो उससे भी आप सीखोगे ही। बस कोशिश करना कि आप सही आंसर, हड़बड़ी में गलती मत करना। ठीक है, आपको जो आंसर लगता है उसको सही। और क्लास तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, अभी जितने भी क्लासेस चलेंगे सारी क्लासेस लिंक रहेंगी एक दूसरे से। एक भी क्लास मिस होगी आपकी तो अगले क्लास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर आप पूछोगे डाउट। ठीक है, डाउट तो बता दूंगा, लेकिन आपको यही कोशिश करना है कि सारे क्लास करो। अच्छा, माइक किसी का ऑन है, माइक मत कर लीजिए। तो सब क्लास में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही होता है आपका पोल वाला, और इस वक्त आप बैठे नहीं रहना है, आपको ट्राई करते रहिए। और जितने बच्चों का हो गया है बस वो थोड़ी देर वेट कर लो, मुझे पता है कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन अभी कम आंसर आए हैं, तो बाकी सारे बच्चों को आंसर करने देते हैं। ठीक है, सर हमारा पोल का रिजल्ट। अच्छा आज काफी सारे, अच्छा लास्ट क्लास के पोल नेट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाया था, बस एक रिकॉल हुआ था, एक क्वेश्चन और हुआ था। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, अगले क्लास में डेफिनेटली मैं आपका पोल रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं सर कल अदीप सर हमारे स्कूल में अवंतिका टेस्ट लेके गए। टेस्ट हो भी गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तीन टर्म है, तीनों में देखिए सर कॉमन क्या हमारे है। स्कूल में कब आएंगे? इसके बारे में क्लास के एंड में बात करते हैं। और आप किस स्कूल से हो, मतलब जगह क्या है आपका, सर रोहतक मकड़ोली कला। मतलब उसमें आपको शायद सौरभ सर जाएंगे, और इसके बारे में बात करते हैं क्लास के एंड में। ठीक है, ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कि आपके अवंती की तरफ से टेस्ट हो। ठीक है, खैर ये सारी चीज क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखो इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि कुछ बच्चे अभी हैं जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए बस क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे सारे। तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में, हाँ बताइए। सर कोई आंसर दे डाउट? दिया सर। हाँ ठीक है, दे दी, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, मतलब यहाँ पर तीन चार बच्चों का आंसर बाकी है, तो बस 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में इसको एड करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। और अच्छी बात है कि इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, ज्यादातर आंसर बच्चों के सही है।
5 सेकंड। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज जाकर आंसर कीजिए, अभी बैठे मत रहिए, ठीक है। इससे आपका एक पोल का रिपोर्ट जनरेट होगा, अगर आंसर ही नहीं करोगे तो फिर पोल में आपका नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ उत्तर पे हमें नहीं मतलब है, हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई जेड। देखो दो तरीके से बता रहा हूँ, एक तो पूरा डिटेल में बता देता हूँ और दूसरा तरीका एक शॉर्टकट तरीका होगा। दूसरा टर्म हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर जेड और तीसरा टर्म हमारे पास एक्स वाई जेड स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हर टर्म को फैक्टराइज कर रहा हूँ। अब इसमें कैसे फैक्टराइज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, एक्स का वर्ग है, एक्स का पावर 2 कहने का मतलब सर एक्स को 2 बार गुना किया गया होगा, एक्स को 2 बार गुना करना। और उसके बाद वाई जेड है, मतलब वाई और जेड भी इसके साथ गुना हो रखा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब ये एक्स वाई स्क्वायर जेड है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो एक्स तो एक ही बार में है, वाई का पावर 2 है, तो सर बोलोगे सर वाई 2 बार गुना हुआ होगा और जेड तो एक बार ही है, ठीक है, जेड एक बार ही है। अब तीसरे वाले टर्म को देखिए, तो तीसरे वाले टर्म में मुझे क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड स्क्वायर, पावर 2 किस पर है, इस बार जेड पर है। तो आप बोलोगे सर इस बार क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई, और जेड को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अभी दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है सभी को, जेड को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, कॉमन क्या दिख रहा है सर, सभी में क्या कॉमन है। देखो कॉमन आपको दिख रहा होगा सर, एक्स इसमें भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स लिख दिया। वाई मुझे यहाँ भी दिख रहा है, वाई यहाँ भी दिख रहा है, वाई यहाँ भी दिख रहा है, तो वाई भी लिख दिया। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो जेड भी है। मतलब कह सकते हैं सर एक्स वाई जेड जो है वो कॉमन फैक्टर है, सार्वगुणनखंड एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालने का मतलब क्या, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब एक्स वाई जेड को आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या, तो एक्स वाई जेड को आपने कॉमन निकाला, एक्स वाई और जेड को, तो पहले टर्म में तो एक्स बच गया, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। दूसरे टर्म में आपने अगर एक्स वाई जेड को बाहर निकाल दिया तो ये वाला वाई बच रहा है, दूसरे में वाई बच रहा है, और तीसरे में देखो आपने एक्स वाई जेड को निकाल दिया तो ये जेड बच रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जेड बचेगा। तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड, फिर गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर एक ऐसा टर्म और एक ऐसा टर्म, ये दोनों आपस में गुना हुआ है, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ऑप्शन बी में देखो जेड का पावर 2 है तो नहीं हो सकता, यहाँ पर वाई का पावर 2 है नहीं हो सकता, और यहाँ पर एक्स का पावर 2 है नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आया। देखो इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, अगर हमारे पास, आप अगर ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे भी करिएगा, मतलब कुछ भी है नहीं टफ इसमें, आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप ऐसे डायरेक्ट कर लोगे। मतलब मुझे क्या दिख रहा है, आप मन में सोच सकते हो सर एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स रहा होगा, इसमें एक्स तीनों में है, एक्स देखो इसमें भी छुपा हुआ है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स को आप कॉमन निकाल दो। वाई देखो यहाँ भी है, वाई तीसरे वाले में भी है, और वाई दूसरे वाले में भी है। दूसरे में कैसे, दूसरा टर्म में वाई गुना वाई है, तो एक वाई होगा ना। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दिया, एक्स वाई जेड तीनों जगह पर है। अब ऐसा समझिए कि पहले वाले टर्म में अगर आपने वाई जेड को तो बाहर निकाल ही दिया था, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को बाहर निकाल दिया तो एक एक्स बचेगा ना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स गुना एक्स, एक एक्स को बाहर निकाला तो एक एक्स बच जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स जेड को तो आपने बाहर निकाल ही दिया है, वाई स्क्वायर में 2 वाई है तो एक वाई बाहर चला गया तो एक वाई बच जाएगा। एक्स वाई जेड स्क्वायर में से एक्स वाई तो बाहर ही चला गया, जेड स्क्वायर में 2 जेड है, एक जेड बाहर गया तो एक जेड अंदर बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। समझ में आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर, चलिए तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। और होमवर्क में